कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप अपने घर में स्वस्थ होंगे और आप लोगों से जैसा हमने कहा था कि हम वन दरोगा के लिए एक कोर्स लेकर आएँगे, जिसमें ये हमारा चौथा दिन है। आज हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए परमाणु की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ें इन 3 दिनों में यानी आज ये हमारा चौथा दिन है, इससे पहले 3 दिनों में हमने क्या-क्या आपको इस कोर्स के अंतर्गत करवा दिया है, ये भी आपको अच्छी तरह बताएँगे। पर आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग अगर हमारा पूरा वीडियो देखते हैं तभी आप लोगों को इस वीडियो का लाभ मिलेगा, क्योंकि हम लोग अंत में यहाँ पर लगभग 30 या 40 प्रश्न छोटे-छोटे वन लाइनर प्रश्न भी करवा रहे होते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी वीडियो पसंद आ रही होगी और ये जो कोर्स है आप लोगों के लिए यहाँ पर यूट्यूब में पूरा का पूरा मुफ्त है। इसमें कोई भी आप लोगों को पेड नहीं देना है। देखो मेन चीज़ क्या है, जितने भी आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लोग करवा रहे हैं इन सब की आप लोगों को 15 फरवरी के बाद आप लोगों को इसका सारा का सारा पीडीएफ आप हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है जोशी सर क्लासेस, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पर आप लोगों को ये सारा देखने को मिल जाएगा। देखो अब हम आप लोगों के सामने बिल्कुल भी टाइम यहाँ पर जाया ना करते हुए, आप लोगों को पता है आप लोगों का एग्ज़ाम मार्च के 15 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है, यानी होली के 10-15 दिन के भीतर में आपको वन दरोगा का पेपर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि गणेश मर्तोलिया जी ने आप लोगों को अच्छे से बता रखा है, आप लोग सब जानते हैं कि आयोग ने ये बोल रखा है कि हम इसका री एग्ज़ाम करवाएंगे। तो यानी आपका मार्च में री एग्ज़ाम होना पूरा, मैं ये मानकर चलता हूँ 100% आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने ये कोर्स चलाया था और ये कोर्स का आज चौथा दिन है। परमाणु की संरचना पर हम लोग यहाँ पर अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। आशा करते हैं आप हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे। आप अगर ईमानदार होंगे तो आपका पेपर 100% निकलेगा। यदि आप लोग बीच में से छोड़कर जा रहे हैं तो ये मानकर चलें कि आप लोग एक सीट पहले से ही गंवा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं फिर दूसरे वीडियो पर जाते हैं। आप किसी का भी वीडियो अगर देखते हैं तो पहले आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा कि वो विद्यार्थी, आप लोगों को देखो विद्यार्थी का मतलब क्या होता है। विद्यार्थी का एक मैं आपको अर्थ बता देना चाहता हूँ। विद्यार्थी अगर किसी एक शिक्षक से भी अगर पढ़ता है तो उसको उस पर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं, क्या वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं। आप लोग सिलेबस उठाकर देख लीजिए, हम लोगों ने 3 क्लास अभी तक ले ली हैं, उन 3 क्लासों को देख लीजिए। सारा का सारा हम लोगों ने यहाँ पर सिलेबस वाइज़ आपको कराने की पूरी कोशिश की है। आशा करते हैं ये चौथा लेक्चर भी आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह देखने को मिलेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिन हम लोगों ने आप लोगों के सामने क्या लेकर आए थे विज्ञान के अंतर्गत, तो हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में मैंने अच्छे से बताया था। ये बताया था कि हमारे जो आसपास के जितने भी पदार्थ हैं वो जिन चीज़ों से मिलकर बने हैं। कणाद ने इनको 5 चीज़ों में बांटा था, मैंने आपको अच्छे से बता दिया था 5 चीज़ें कौन कौन सी थी। आप लोग मेरा वो पूरा वीडियो जाकर देख लीजिए। उसके बाद मैंने ये बताया था द्रव्य को ही पदार्थ कहा जाता है और पदार्थ के यहाँ पर 3 अवस्थाएँ होती हैं। देखो भौतिक स्थिति पर मैंने आपको पूरी चर्चा करके बताई थी। भौतिक में इसको 3 चीज़ों में बाँटा गया था, द्रव, गैस और यहाँ पर आप लोगों का ठोस। इसके बारे में मैंने अच्छे से आप लोगों को पूरा बता दिया है। इन तीनों के बारे में अगर आपको पूरा जानना है तो आप मेरी पहली वीडियो जाकर देख सकते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारे आस-पास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं, अर्थात मैंने इसके अंतर्गत आप लोगों को ये बताया था कि शुद्ध पदार्थ कौन-कौन से हैं, मिश्रण वाले पदार्थ कौन से हैं। देखो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर तत्व पढ़ा था, यौगिक पढ़ा था और इन दोनों से मिलकर बनने वाला शब्द जो होता है मिश्रण, मिश्रण के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल की थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर विषमांगी मिश्रण को देखा था, विषमांगी मिश्रण के बाद समांगी मिश्रण को देखा था और हमने इसी के अंतर्गत कोलाइड के बारे में भी पढ़ा था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी मेरे पार्ट दूसरे में। देखो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक-एक चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन ढंग से करवा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर अगर एक भी लेक्चर आप छोड़ते हैं तो आपका अगला जो लेक्चर मैं लेकर आता हूँ वो दूसरे पर डिपेंड होता है। तीसरे वाले में हम लोगों ने आप लोगों के सामने ये बताया था कि अणु अणु क्या है, परमाणु क्या है। मैंने ये भी बोला था कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु जैसे आप लोगों का
मैंने ये बोला था जैसे कि आपकी स्किन है, मैंने एक उदाहरण भी दिया था स्किन का। स्किन भी आप लोगों का कैसे करके मिलकर बनी है, पहले सेल से बनी है। सेल के बाद आप लोग जाते हैं तो आप लोगों के यहाँ पर टिश्यूज़ आ रहे होते हैं जिसको हम लोग ऊतक कहते हैं हिंदी में। फिर उसके बाद आप लोगों के क्या होते हैं, बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और इन अंग से आप लोगों का क्या बन रहा होता है, पूरा शरीर बन रहा होता है। त्वचा बनेगी, फिर शरीर बनेगा और ऐसे ही करके आपका एक पूरा शरीर बनता है। वैसे ही करके अगर आपको किसी एटम को बनाना है तो एटम को भी बनाने से पहले आप लोगों को परमाणु को समझना होगा। परमाणु क्या है, इन सबको मैंने आपको तीसरे वाले पार्ट में अच्छे से बता दिया था। आज हम लोग इसी परमाणु की संरचना पर चर्चा करने वाले हैं। देखो ये सब मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी तक क्या क्या आपको करवा दिया है। चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि परमाणु क्या है, सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको हम लोग नहीं तोड़ सकते, ऐसा कण जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। परंतु याला जो चौथा पार्ट है इसमें आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो परमाणु भी हैं वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिनको हम लोग अपपरमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अपपरमाणु। देखो अपपरमाणु की ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ इसको आप लोग अच्छे से देख लें। अपपरमाणु के अंतर्गत आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके बारे में आज हम बिल्कुल अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कैसे की थी, कैथोड किरणों के द्वारा। कैसे करके उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें कैथोड किरणों के अंतर्गत आवेशित कणों को कैथोड रेज के द्वारा इसको फैलाया था और वो एनोड में जाकर चिपक गई थी। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, फिर प्रोटॉन, मैंने आपको ये भी कहा था कि एनोड की किरणें होती हैं, उसके बारे में भी आपको अच्छे से समझाएंगे। ये आपकी किसने कर रखी होगी, गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है। उसके बाद 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, इसके बारे में भी आज हम अच्छे से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग ये बताएंगे कि जो आप लोगों का जो देखो सबसे पहले आप लोग कैथोड किरणें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। थॉमसन के द्वारा की गई है। पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, थॉमसन के द्वारा की गई है। कैनाल किरणें जिसको एनोड किरणें भी कहा जाती हैं, धनात्मक किरणें होती हैं, यही प्रोटॉन है, किसके द्वारा हुआ है, गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज की गई थी। प्रोटॉन क्या है, यह एक धनावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक ऋणावेशित कण होता है। ऋणावेशित आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की और कोशिश करूंगा जब हम इसको पूरा समझ ही रहे हैं। तो देखो एक होता है आवेश। आवेश क्या होता है, यानी चार्ज। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ। देखो चार्ज होता है, अर्थात जैसे मान लो एक कंघी है आप लोगों के पास। देखो एनसीईआरटी की बुक में कंघी का ही उदाहरण है, तो जिसको हम कॉम्ब कहते हैं। ठीक है, एक कंघी है, उस कंघी को आप अपने अगर सर पर रगड़ते हैं, तो हम लोगों ने बचपन में याला एक्सपेरिमेंट किया होगा, सर पर रगड़िए तो ये क्या हो जाती है, ये यहाँ पर धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही हम उसके ऊपर कागज़ के ऊपर इसको लेकर जाते हैं तो कागज़ इसमें चिपक जाते हैं। तो ये क्या रीजन है, इससे आपको पता लगता है कि कोई भी पदार्थ है उस पर आवेश होता है। और वो कैसा आवेश है वो आज हम लोग अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। कैसे जानने की कोशिश करेंगे, जो कैथोड के द्वारा निकाली जाएंगी उसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जो कैनाल किरणें एनोड के द्वारा निकल कर आएंगी उसको प्रोटॉन कहेंगे, और जो ये दोनों इसमें जिसमें ना ही धनावेश होगा ना ही ऋणावेश होगा, वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का न्यूट्रॉन हो जाएगा, जिसको न्यूट्रल कहा जाएगा। आशा करता हूँ आप अच्छे से इसको अब आज समझेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग का यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। देखो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहला परमाणु था। ठीक है, और परमाणु था, परमाणु के हम लोगों ने अपर परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पता कर लिया। तो इससे पहले जब देखो न्यूट्रॉन की खोज तो 1932 में हुई है, ये बाद में हुई है। ठीक है, उससे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई थी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का
कैसे करके स्ट्रक्चर होगा या कैसे करके उसका एक परमाणु में अंतर्गत उसकी संरचना होगी, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने परमाणु मॉडल दिए हैं। आज उनको भी अच्छे से समझेंगे। जैसे थॉमसन मॉडल की बात करते हैं तो इसी को यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जैसे तरबूज में बहुत सारे, जैसे तरबूज देखेंगे आप लोग, तरबूज ने आप लोगों ने लाल रंग का तरबूज देखा होगा। उस तरबूज में आप लोगों के बीज जैसे गड़े होते हैं ना, वो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, वैसे ही करके आपके इलेक्ट्रॉन गड़े होते हैं किसी भी परमाणु के अंदर। ये सारी चीज़ें थॉमसन ने कही थी। ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर इसकी स्थिति नहीं बता पाएंगे। रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में किस किस चीज़ों का उपयोग किया गया था। एल्फा किरणों का उपयोग किया गया था, सोने की परत को कैसे करके लगाया था, ZNS का उपयोग किया गया था। ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। फिर बोर का परमाणु मॉडल समझेंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने की है, इसके बारे में समझेंगे। परमाणु क्रमांक के बारे में मैं बताऊंगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या के बारे में बताऊंगा। उसके बाद समभारिक के बारे में करेंगे और समस्थानिक के बारे में अच्छे से जानकारी ले रहे होंगे। उसके बाद आप लोगों का लास्ट में आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जहां से प्रश्न बनकर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो जब आपका बोर बेरी का यहाँ पर मॉडल आ रहा होगा तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को स्थायी कक्षा के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन की एक अपनी स्थायी कक्षा होती है। जैसे मान लो मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों का 12 हो रहा होता है, परमाणु क्रमांक कितना है, 12। ठीक है, तो 12 को हम लोग कैसे करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 करके इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ये मैं अभी आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। बोर बेरी का जो थ्योरी थी उसमें ये कहा गया था कि अंतिम जो कक्षा होगी उस कक्षा के उसमें जो सबसे पहली कक्षा होगी उसमें 2 होंगे। ठीक है, 2n² करके यहाँ पर आप लोगों का सबसे अधिकतम कक्षा। देखो अभी सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को तब समझ में आएंगी जब मैं पूरा करवा रहा हूँगा, क्योंकि 2n² करके आप लोगों को एक सूत्र मिलेगा। इससे ये पता लगता है कि किसी भी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका उदाहरण यहाँ से पता लगता है। जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में n कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूँ कार्बन में तो कार्बन में 4 होते हैं, तो 4 को अगर मैं यहाँ पर डालूंगा तो कितना हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपको आज पूरी अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। आशा करता हूं अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ बने रहेंगे तो ये वाला चैप्टर आप बिल्कुल से अच्छे से समझ लेंगे। चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक क्या था, मैंने सिर्फ बाहरी तौर पर आप लोगों को समझाया कि मैं कैसे करके आपको पढ़ाता हूं। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल पर जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को कोई भी ये चीज़ें यहाँ पर मुफ्त नहीं देता है, और हम लोग ये सारी चीज़ें आपको अगर फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। अपने छोटे भाई बहनों को जो 9th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चैप्टर, और दूसरा जो वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ से मैं सिर्फ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही बताऊंगा। आप लोग उनको शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का आता है कैथोड किरणों की बात करते हैं। देखो कैथोड किरणों में मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जे थॉमसन द्वारा, देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझ। देखो क्या लिखा है, जे थॉमसन द्वारा कैथोड किरणों की खोज की गई थी सबसे पहले। ठीक है, उन्होंने पाया कि विसर्जन नलिका में कैथोड की किरणों की उत्पत्ति का उत्सर्जन होता है। देखो मैं छोटी सी चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। ये आप लोगों का क्या था, एक विसर्जन नलिका थी, इसमें इन्होंने यहाँ पर कैथोड लगा दिया है और यहाँ पर इन्होंने एनोड लगा दिया था। ठीक है, इससे इन्होंने एक तार लिया और उसको हाई वोल्टेज वाले पावर से इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो इन्होंने
जब इन्होंने सॉरी जब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। और जब यहाँ पर हाई वोल्टेज का जब इन्होंने पावर दिया तो यहाँ से क्या हुआ, ये गर्म होने लगा और इसमें से जो भी किरणें बाहर निकली, जो भी किरणें बाहर निकली, इसी को कैथोड रे कहा गया। देखो मैं यहाँ चित्र में दिखा दे रहा हूँ, इसी को कैथोड रे कहा गया। और ये कैथोड रे ही क्या था, आपका इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि ये किसकी तरफ जा रहा था, माइनस वाले की तरफ जा रहा था। इस चीज़ को देखें आप लोग, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर पा रहे होंगे, ये किधर की तरफ जा रहा है, यहाँ से ये निकल रहे हैं और ये एनोड की तरफ भाग रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए अभी एनोड से हम लोग यहाँ पर एनोड रेज जब देंगे, जब इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ से आपका उल्टा हो रहा होगा और यहाँ पर एनोड से जो किरणें निकलेंगी वो आपकी प्रोटॉन निकल रही होंगी। देखो कैथोड से हमेशा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एनोड से आप लोगों के प्रोटॉन बाहर निकलेंगे। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है कि कैथोड से क्या निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एनोड से क्या निकलेगा, तो प्रोटॉन निकलेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इन्होंने क्या लिखा है ध्यान से देखें। जब ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहली बार पढ़ें। जब ये किरणें नलिका की दीवारों को टकराती हैं तो हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। जब विसर्जन नलिका में स्थित धात्विक प्लेटों पर उच्च वोल्टता, मैंने कहा ना, यहाँ पर जब आप लोगों के लिए एक उच्च वोल्टता हम देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, उच्च वोल्टता दी जाती है तो कैथोड से धनात्मक प्लेटें की ओर, देखो यहाँ से कैथोड किरणों से धनात्मक प्लेट की ओर इलेक्ट्रॉन भागने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, विक्षेपित होना शुरू हो जाते हैं। इसी को इससे ज्ञात होता है कि कैथोड किरणें क्या है, हमारी ऋणावेशित के कणों से मिलकर बनी हुई हैं। इस चीज़ को आप लोग आशा करता हूँ समझ चुके होंगे और इन्हीं ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, ठीक है। देखो आपको अच्छे से पता लग जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। प्रश्न आपका ये देखो, यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये पूरा पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है, इससे आप लोगों ने क्या गेन किया ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ प्रश्न यहाँ से क्या बन सकते हैं। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने, या थॉमसन भी लिखा है कहीं कहीं पर, ठीक है, जे थॉमसन ने इसको खोज की है। दूसरा यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँगा, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ये एक ऋणावेशित कण है, ऋणावेशित कण है, ठीक है, दो हो गया। तीसरा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कैथोड से जो निकलती हैं किरणें, कैथोड से जो किरणें निकलती हैं उन्हीं को क्या कहा गया, ऋणावेशित किरणें कहा गया। और ये ऋणावेशित किरणें ही इलेक्ट्रॉन का रूप लेती हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ लेना। और जो कैथोड से किरणें निकलती हैं वो एनोड्स में जाकर चिपक रही होती हैं। इन्होंने यही चीज़ें बताई थी, आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का कभी कभी आप लोगों से आवेश पूछ लेते हैं, ठीक है, कभी पूछ लेते हैं कि कितना आवेश है इलेक्ट्रॉन का, कितना द्रव्यमान है, इस चीज़ को आप लोगों को अच्छे से पूछ लिया जाता है। कभी कभी आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है यानी ई, इलेक्ट्रॉन का जो आपका आवेश है 7.6 इंटू 10⁻⁻19, ये माइनस का जो आवेश है अपॉन, अगर इसमें इसका द्रव्यमान करते हैं तो आप लोगों के पास कितना यहाँ पर आ रहा होता है इसका अनुपात, तो ये भी साफ साफ देखने को मिल जाता है। ये प्रश्न डायरेक्ट बन जाता है कि E अपॉन एम इक्वस टू कितना होता है, 1.76 इंटू 10⁻⁻11 गुलाम किलोग्राम होता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। दूसरा आप लोगों के सामने क्या आएगा, दूसरा आप लोगों के सामने यहाँ पर आ रहा होगा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखो, आपको पता लग गया कि सबसे पहले आप लोगों के पास देखो द्रव्यमान, इसको पता होना चाहिए। देखो मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, चीज़ को ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में मैं अभी अच्छे से आपको बता दूंगा। इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ये कैसे आया, इस चीज़ पर आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को द्रव्यमान पूछा जाता है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इसका यहाँ पर द्रव्यमान होता है। और जब आवेश
आवेश और द्रव्यमान का अनुपात पूछा जाता है तो कितना होता है 1.7 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम किलोग्राम। आशा करता हूँ ये तीनों के तीनों आप लोग अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके अभी आप लोगों का जब हम प्रोटॉन के बारे में बताएंगे तो प्रोटॉन के बारे में भी इन तीनों को आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन क्या है? यह एक धनावेशित कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे कैनाल किरणें और धनात्मक किरणों के बारे में। इसके अंतर्गत अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर इसमें क्या होगा 1886 में गोल्डस्टीन के द्वारा मैंने आपको बताया था कि देखो एक तरफ आप लोग इलेक्ट्रॉन डाल लें, एक तरफ आप लोग प्रोटॉन डाल लें। देखो इसको हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं सोचेंगे। ठीक है, मैं दूसरे पेन से यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको बिल्कुल ढंग से समझा देता हूँ। देखो इसको आप लोग बिल्कुल ऐसे करके करिए। एक तरफ आप लोग क्या करें, एक तरफ आप लोग यहाँ पर कर दें इलेक्ट्रॉन डाल दें और एक तरफ प्रोटॉन डाल दें। इसमें सबसे पहले लिखें आप लोग यह एक धनावेशित कण है, सॉरी यह एक ऋणावेशित कण है और यह एक धनावेशित कण है। इसको कैथोड की किरणों के द्वारा खोजा जाता है और इनको एनोड की किरणों के द्वारा खोजा जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की है। कब की है? 1886 ईस्वी में की है। देखो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसका आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻11 होता है और इसका कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻11 इसका हो रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही करके इसका द्रव्यमान लिख लेंगे, इसका द्रव्यमान कर लेंगे और इन दोनों का जब आप लोग पूरा का पूरा ये पूरा आप लोग चार्ट देखो स्वयं बनाना, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने यहाँ तक पूरा समझ लिया होगा। अब हम बिल्कुल आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखो अब हमको इलेक्ट्रॉन का पता लग गया, प्रोटॉन का पता लग गया और अब हमको क्या पता ये दोनों क्या है? ये अपर परमाणुक है। अपर परमाणुक कहलाते हैं किसी भी परमाणु के अंतर्गत। ठीक है, मैंने कहा था ना परमाणु के अंतर्गत जो पार्टिकल होते हैं उनको सब परमाणु या सब एटम कहा जाता है। सब एटम, ठीक है, सब एटम कहा जाता है। और ये सब एटम किसके अंतर्गत आएगा? आप लोगों का परमाणु के अंतर्गत आ रहे होंगे, जो इनको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहेंगे। अब यहाँ पर वैज्ञानिकों का देखो, आप भी अगर वैज्ञानिक होंगे तो आप लोगों का दिमाग जरूर घूमेगा जब आप लोगों को पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे करके यहाँ पर बने पड़े हैं, कैसे करके प्रोटॉन के अंदर उनकी स्थिति है, इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता था। देखो आज आप लोगों को सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे करके होते हैं, है ना, परंतु जब इसको स्टार्टिंग में किया गया तो किसी को नहीं पता था। तो सबसे पहला जो आपके सामने जो परमाणु का मॉडल आ रहा है वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। सबसे पहला परमाणु मॉडल है। इन्होंने क्या कहा था, इसको ध्यान से सुन लीजिए। इसको प्लम पुडिंग ये भी पूछ लिया जाता है। प्लम पुडिंग का मॉडल किसने दिया था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तरबूज का नियम किसने दिया था? ये पूछा जा सकता है। तरबूज का नियम किसने दिया था? तरबूज का नियम किसने दिया था, ये पूछा जा सकता है। प्लम पुडिंग का जो मॉडल था किसने दिया था? इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया था। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से पता मिलेंगी हम लोगों को? थॉमसन के मॉडल्स के अंतर्गत मिलेंगी। थॉमसन का मॉडल क्या कहता है इसको हम समझ लेते हैं। देखो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, इन्होंने क्या कहा इसको प्यार से पढ़ो। यहाँ पर इन्होंने लिखा है थॉमसन के परमाणु मॉडल की संरचना से संबंध एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की भांति था। उनके अनुसार एक धनावेशित गोला होगा जिसमें यहाँ पर क्या होगा, सूखे मेवे जैसे लगे होते हैं ना, जैसे बादाम बादाम लगे होते हैं किसी केक के ऊपर या काजू वाजू लगे होते हैं, ऐसे ही करके यहाँ पर धसे रहते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, प्रोटॉन, यहाँ पर सॉरी क्या है, ये धनावेशित कण है और इसके बाहर जो छोटे छोटे मात्रा में धसे रहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसा इन्होंने बताया। ये किनके द्वारा है? ये थॉमसन के परमाणु मॉडल द्वारा है। क्या आप भी बताएं, क्या ऐसे करके आपको पता है स्थिति इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की? नहीं। देखो ये फेल हो जाएगा। ये क्यों फेल होगा इसका भी कारण आपको पता होना चाहिए। अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं परमाणु मॉडल था क्या। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा इसको ध्यान से सुनो।
परमाणु धनावेशित गोले के समान होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ऋणावेशित और धनावेशित आवेश परिमाण में समान होते हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि जितने ही इसमें धनावेशित चीज़ें होंगी उतने ही इसके अंदर जो धसे हुए इलेक्ट्रॉन है दोनों का समान परिमाण होगा, और इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। इस चीज़ को इन्होंने ऐसा बताया, परंतु ये बाद में क्या हो गया था, फेल हो गया था। इसके बाद कौन आएंगे, इसके बाद आएंगे रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या करता है, इस चीज़ की व्याख्या। देखो रदरफोर्ड कौन थे, रदरफोर्ड को ही हम लोग मान सकते हैं जिन्होंने सबसे पहला स्ट्रक्चर दिया था किसी भी परमाणु का, परंतु वो भी फेल हो गया क्योंकि उन्होंने कक्षा की स्थिति नहीं बता पाए थे। बाकी उन्होंने जो जो चीज़ें बताई वो बिल्कुल सटीक बताई थी। जैसे उन्होंने ये कहा कि एक केंद्र होगा, उस केंद्र में ही सारा का सारा जो आप लोगों का क्या होगा, द्रव्यमान होगा, और इसी के अंतर्गत आपका प्रोटॉन भी होगा, इसी में ही न्यूट्रॉन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होगा, इसके चारों ओर वृत्ताकार चक्कर में काट रहे होंगे, वृत्ताचार चक्कर में काट रहे होंगे। परंतु आप लोगों को पता है मैक्सवेल, एक आएंगे अभी मैक्सवेल, मैक्सवेल ने क्या कहा था, जो वृत्ताकार चक्कर में कोई भी आवेश, उन्होंने कहा था, देखो मेन चीज़ क्या है आपको ये पता होना चाहिए, रदरफोर्ड जब भी नाम आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए रदरफोर्ड से। तो आपको सबसे पहला क्या पता होना चाहिए, एल्फा कण प्रकीर्णन के बारे में पता होना चाहिए कि एल्फा कण प्रकीर्णन किन्होंने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। सबसे पहला आपको यही पता होना चाहिए। सबसे पहला इसके बारे में, सोने की पतली परत परत सोने की पतली जो परत थी उसका उपयोग करके किसने यहाँ पर अल्फा कण के द्वारा इलेक्ट्रॉन और क्या कहते हैं परमाणु की स्थिति का पता करने की कोशिश की थी, किसने की थी, परमाणु किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें सोने की ही पतली परत क्यों लगाई गई, पहला प्रश्न ये बनकर सामने आ जाएगा। देखो बहुत सारे प्रश्न आए थे जब इन्होंने ये परमाणु मॉडल सामने रखा था। देखो सोने का इसलिए रखा था क्योंकि 10 कहते हैं कि 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी मोटी परत होती है, यानी इससे पतली परत किसी की नहीं होती है, सबसे पतली परत सोने की मानी जाती है। और यहाँ पर मैं अभी आपको पूरा डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, उस डायग्राम के अंतर्गत कैसे करके इन्होंने अपने उसको मॉडल को तैयार किया था। तो थोड़ा बता देता हूँ, देखो ये है आप लोगों का क्या होगा, ये आप लोगों की यहाँ पर ZnS की, किसकी है, ZnS, इस चीज़ को देख लेना, इससे ये लेपित होगी, यहाँ पर इससे लेपित होगी। इसको क्यों किया गया ये भी मैं अभी आपको सारा का सारा बता दूंगा। इससे पहले इसको अच्छे से लेपित किया गया, और यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का क्या किया जाएगा, इसमें से अल्फा कणों को बौछार की जाएगी, गोलियों की तरह बौछार की जाएगी, और यहाँ पर एक पतला सा प्लेट लगा दिया जाएगा सोने का। और ये सोने का क्या है, एक परमाणु ही है। इस परमाणु के स्ट्रक्चर को जानने के लिए अल्फा कण का प्रयोग किया गया था, और जैसे ही इससे सोने के यहाँ पर जैसे ही इसमें से बाहर निकलेगा तो कुछ कण वापस चले जाते हैं। लगभग ये मानकर चलें 12,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो वापस चले गया। कुछ कण ऐसे थे जो पूरे के पूरे बिल्कुल सामने होकर निकल जाएंगे, कुछ कण ऐसे थे जो कुछ एंगल में होकर निकल जाएंगे। तो इनसे ये देखकर पता लगा कि जो पूरा का पूरा परमाणु है ना, देखो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये है आप लोगों की सोने की परत पतली। जब हम इसमें से इन्होंने एक छेद करके निकाला, इस छेद को मैं यहाँ पर आपको बड़े उससे दिखा दे रहा हूँ। इसमें छोटे छोटे आप लोगों के क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब इसके अंतर्गत, क्योंकि परमाणु है। इसमें पता लगा जब इन्होंने इसमें से यहाँ से ये क्या निकाला, अल्फा कण। अल्फा कण क्या थे, धनावेशित कण थे, याद रखना अल्फा कण हमेशा धनावेशित कण होंगे। और जब धनावेशित कण सीधे इससे इससे जैसे ही आगे निकलेंगे तो कुछ यहाँ पर भी धनावेशित होंगे, जो धनावेशित से धनावेशित टकराएंगे वो क्या होगा आपको पता है, दो आवेश अपने आप आपस में जब टकराते हैं तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो क्या होगा, वो वापस चले जाएंगे। ठीक है, और कुछ क्या होगा, यहाँ पर कहीं कहीं पर छेद होगा तो वहाँ से बिल्कुल सीधे रेखा आगे निकल जाएगी। कुछ कुछ क्या करेंगे,
यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को देखेंगे, कुछ कुछ क्या करेगा, इसको इसके स्थान से थोड़ा सा यहाँ पर एंगल से घुमाकर आगे भेज देंगे, कुछ कुछ आगे भेज देंगे, और जो बिल्कुल सीधे डायरेक्ट उससे टकराएगा उससे वापस चला जाएगा। इससे क्या पता लगा, इसके अंतर्गत आपके इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। और यहाँ पर देखो इन्होंने क्या खोजा है, अब इसको ध्यान से देख लीजिए। रदरफोर्ड ने इन्होंने क्या कहा था, परमाणु के भीतर, देखो ये मैंने बता दिया ना क्या क्या कैसे करके उन्होंने कैसे करके किया। सोने सबसे पहले उन्होंने एनोड की गन, एनोड की जो क्या कहते हैं, जो एक मान लो एक एनोड की यहाँ पर वो मान लीजिए गन गन टाइप की मान लीजिए, जिससे गोलियों की बौछार की गई। और यहाँ पर आप लोगों का एक सोने की पतली पूछ लेंगे, कौन सी धातु का उपयोग किया या इसको करने के लिए, पतली परत कौन सी थी, तो सोने की थी। और इसके बाहर से कौन सा लेप किया गया, ZnS का लेप किया गया, जिसमें ये क्या किए गए, प्रदर्शित किए गए। देखो आप लोगों को 9th क्लास की बुक पूरी खोलनी होगी, यहाँ पर मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, परंतु जब मैं आपको ये डिजिटल में समझाऊंगा तब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे। हो सकता है फरवरी में आपको मैं इस चीज़ को अच्छे से समझा दूँ, ठीक है। अभी आप लोग बस इसको पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विचलित हुए क्या हुए, सोने की पन्नी से निकल गए। मैंने आपको बताया था ना, कुछ तो क्या करेंगे, सोने की पन्नी से सीधे आउट हो जाएंगे और सीधे कहाँ पर निकल जाएंगे, ZnS पर लग जाएंगे सीधे। और कुछ कण क्या होंगे, कुछ कण क्या होंगे, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो रहे होंगे, कुछ कोण में विचलित हो रहे होंगे, और कुछ क्या करेंगे, लगभग 12,000 में से एक वापस अपने स्थान पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि परमाणु का धनावेशित भाग बहुत कम है। याद रखना, कुछ ही भाग यहाँ पर क्या हुए हैं, ऐसे करके देखो, धनावेशित जब हमने इसमें डाला तो यहाँ से कुछ ही कण यहाँ पर क्या होंगे, ज़्यादातर तो क्या होंगे, सीधे निकल गए। इससे पता लगा कि पूरा का पूरा परमाणु खाली है, ठीक है। और अगर हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या होगा, इसमें कुछ विक्षेपित हो रहे हैं। इससे पता लगा कि ये धनावेशित भी है परंतु बहुत कम भाग है, ठीक है। अब इसमें और तीसरा क्या पता लगा, इसमें तीसरा पता लगा, बहुत कम अल्फा कण 180 विक्षेपित हुए। जो मैंने आपको कहा ना, 100 मतलब 12,000 में से एक, इसमें क्या होंगे, 180 ही वापस हो जाएंगे इसमें, जिससे संकेत मिलता है कि सोने का पूर्ण धनावेशित भाग जो था वो क्या है, द्रव्यमान परमाणु के बहुत कम आयतन में सीमित है, अर्थात केंद्र में सीमित है। जो भी केंद्र से टकराएगा वो वापस चले गया, ठीक है। और इससे पता लगा कि केंद्र कहाँ पर है, बिल्कुल बीच में है, और इसी को नाभिक कहा गया, ठीक है, जिसका आकार परमाणु की आकार में काफ़ी कम होता है, ये कहा गया, ठीक है। इससे आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। परमाणु की संरचना, रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक के मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। और इनकी जो कमियां थी, देखो मैंने आपसे कहा ना, सबसे पहले थॉमसन आएंगे, थॉमसन आएंगे, थॉमसन के बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, परंतु कुछ जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड ने लगभग लगभग सब कुछ बता दिया, परंतु ये नहीं बता पाए थे कि देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक क्या है, वृत्ताकार चक्कर, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। परंतु मैक्सवेल के द्वारा ये कहा गया, देखो एक मैक्सवेल जो थे उन्होंने कहा था, कोई भी आवेशित कण अगर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह एक समय के बाद अपना यहाँ पर ऊर्जा को छोड़ रहा होता है या फिर ऊर्जा को निकाल देता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी पूरी ऊर्जा निकाल देगा और वो पूरा समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो परमाणु भी पूरा समाप्त हो जाता है। क्या परमाणु समाप्त हो जाएगा? नहीं, क्योंकि परमाणु एक स्थायी है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इनके इससे ही इस चीज़ का यहाँ पर इस चीज़ को ये क्या नहीं कर पाए, इस चीज़ को ये बता नहीं पाए कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गति कैसी है। दूसरा ये नहीं बता पाए कि ये एक स्थायी कक्षा में घूम रहे हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। उसके बाद परमाणु का बोर का नियम आया। बोर ने क्या कहा था? बोर ने सिर्फ देखो, जो सारी बातें रदरफोर्ड की थी वो पूरी सही थी, सिर्फ जो जो इन्होंने नहीं बताए वो इन्होंने पूरा बता दिया। इसलिए ही नील बोर, देखो नील बोर जो थे ये शिष्य थे किसके? रदरफोर्ड के शिष्य थे। और ये जब इन आपको पता होना चाहिए, देखो आप जब पूरा का पूरा सब कुछ
देखो रदरफोर्ड का था, परंतु बाद में नाम किसका आया सिर्फ़ उसी, मैं वही कहता हूँ ना, देखो अगर आपको सीट चाहिए, यदि आपको वन दरोगा में सीट चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता आपने कहाँ से पढ़ा है। मेन चीज़ क्या है, आपके पास नंबर आने आ जाने चाहिए, है ना? यदि आपकी कट ऑफ पूरी क्लियर हो जाएगी तो आप वन दरोगा बन जाएँगे या फिर आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। वैसे ही करके नील बोर ने क्या किया, ये शिष्य था किसका, रदरफोर्ड का था, परंतु रदरफोर्ड ने देखो कमियाँ कर दी, इसलिए उसका परमाणु मॉडल नहीं हुआ। ऐसे ही बच्चे बहुत सारे अलग-अलग जगहों से पढ़ रहे होंगे, परंतु वो पेपर में नहीं निकलेंगे। और मेन चीज़ क्या है, कुछ अच्छी जगह से पढ़ेंगे या अपने दिमाग से पढ़ेंगे, वो पेपर में निकल जाएँगे, जैसे नील बोर जैसे। अब नील बोर का परमाणु मॉडल बिल्कुल अच्छा मॉडल कहा गया, क्योंकि इसका रीज़न क्या था, इन्होंने क्या कहा, थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने इसके अंतर्गत ये कहा कि जो परमाणु है ना आपका, जो ये परमाणु है, ये परमाणु की एक अपनी-अपनी निश्चित कक्षा होगी, जिसको विभक्त कक्षा कहा गया। तो इन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले तो आपका सेंट्रल में क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। सबसे पहला इन्होंने ये बता दिया। और जो इलेक्ट्रॉन जो इसके चक्कर लगाएँगे ना, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अपने एक स्थायी स्थान पर ही चक्कर लगाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें 2 की जगह लगाएगा, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो अपने 8 ही चक्कर पर लगाएँगे। यदि यदि इनको यहाँ से हटकर यहाँ आना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपना ऊर्जा को घटाना पड़ेगा, तो वो इसमें आ जाएँगे। यदि इन पर ऊर्जा ज़्यादा दी जाएगी तो ये अपने आगे वाले किसमें चले जाएँगे, कक्षा में चले जाएँगे। परंतु अगर इनको ऊर्जा नहीं दी जाएगी तो वे अपने स्थान पर ही घूमते रहेंगे, यानी बीच में नहीं जाएँगे। जैसे उसने क्या कहा था, परमाणु देखो रदरफोर्ड ने कहा था कि एक समय आने पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर धँस जाएगा, उसके नाभिक में आके रुक जाता। किसके अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार, जैसा रदरफोर्ड ने बताया था। परंतु इन्होंने अब साफ बता दिया, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाएँगे, जिसको विभक्त कक्षा कहा जाएगा, जिसको एक अपना ऊर्जा स्तर होगा। यदि इसको अपनी ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर जाना है या दूसरी कक्षा में जाना है, तो इसे इलेक्ट्रॉन की अपनी या तो ऊर्जा त्यागनी पड़ेगी या फिर इसमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। और इसको कहाँ से मिलेगी, बाह्य तरफ से मिलेगी। ये कैसे मिलेगी, ये इसको हम 10th क्लास की क्लास में बताएँगे, क्योंकि यहाँ पर आपका यहीं पर अभी ख़त्म हो जाता है। मेन चीज़ क्या है, जैसे ही इसमें हम बाह्य इलेक्ट्रॉन डालेंगे या कुछ ऊर्जा देंगे, कैसे भी करके ऊर्जा देंगे, तो ये अपने क्या करेगा, एक आगे वाली कक्षा में चला जाएगा। जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या कुछ करेंगे, तो ये एक पीछे वाली कक्षा में आ जाएगा। परंतु अगर हम इसमें बाहरी तरफ से ऊर्जा देंगे, तो ये अपने स्थान पर ही घूमता रहेगा, इसलिए ये स्थायी है। इस चक्कर में यहाँ पर बोर का परमाणु मॉडल सिद्ध हो जाता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु संरचना में अभिधारणा क्या दी थी, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विभक्त कक्षा कहा जाएगा। याद रखना, इस कक्षा को क्या कहते हैं, इसको विभक्त कक्षा कहते हैं, जिसको सेल भी कहा जाएगा। ये चीज़ को आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं पूरा अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न बन जाते हैं, विभक्त कक्षा किसे कहते हैं। विभक्त कक्षा खुद इलेक्ट्रॉन की होती है कि उस पर कितनी ऊर्जा है, वो कौन सी ऊर्जा स्तर का है, उसकी ऊर्जा स्तर के अनुसार ही उस कक्षा को यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। यही इसकी विभक्त कक्षा भी कहलाती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे विभक्त कक्षा क्या है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इस विभक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा। जब वो एक ही जगह पर लगाते रहेंगे तो कभी नहीं होगा, जब तक इसमें कोई बाह्य तरफ से इलेक्ट्रॉन या यहाँ पर बाह्य तरफ से यहाँ पर ऊर्जा ना दी जाए, तब तक ये स्थायी रहेगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं तो उच्च ऊर्जा कक्षाओं में जा सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न ऊर्जा में आएंगे, जैसे मैंने कहा कि ये अगर नीचे वाली कक्षा में आना चाहता है तो क्या करेगा, अपने ऊर्जा को घटाएगा। तो इससे क्या होगा, देखो या तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा या अंदर की तरफ आएगा। अगर बाहर की तरफ जाएगा तो इसको और ऊर्जा चाहिए, अगर ये अंदर की तरफ आएगा तो इसको कम ऊर्जा चाहिए। जितनी ऊर्जा इसको बाहर के लिए चाहिए, जितनी ऊर्जा इसको अंदर के लिए चाहिए, वो दोनों ऊर्जा अंत में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका,
क्योंकि प्रत्येक परमाणु का अपना विशिष्ट ऊर्जा स्तर होता है, अतः यह तरंग दैर्ध्य अथवा ऊर्जा के विकिरण उत्सर्जित करते हैं। विभिन्न परमाणुओं के अभिलक्षणों के द्वारा स्पेक्ट्रा में बने होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होगा इस चीज़ को ध्यान से देखना। ये देखो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। कैथोड किरणें उत्पन्न होने का कारण क्या है, अब ध्यान से सुन लीजिए। जब एक उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराता है तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा टकराने से उस स्तर तक बढ़ जाती है। इस इलेक्ट्रॉन का धनावेशित नाभिक के मध्य उपस्थित आकर्षण बलों को निरस्त करके परमाणु से बाहर आ जाता है। यह व्याख्या गैसों का आयनीकरण तथा विसर्जन नलिकाओं में कैथोड उत्पन्न होने से स्पष्ट की जाती है। आशा करता हूँ आप इसको समझ चुके होंगे। अब देखो मैंने आपसे कहा था ना, एक कक्षा जैसे अब आप लोगों का क्या है, इसको ध्यान से करिए। तो मैंने आपको बताया था ये जैसे कक्षा है, इसको ध्यान से करना, जिसको विभक्त कक्षा भी कहा गया। इसकी अपनी एक ऊर्जा स्तर होती है। इन ऊर्जा स्तरों को 2n स्क्वायर के अनुसार बांटा गया। जैसे मान लो सबसे पहले वाले के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर प्रथम ऊर्जा, देखो इसको प्रथम ऊर्जा स्तर कहा गया, इसको द्वितीय ऊर्जा स्तर कहा गया। मैं अलग अलग पेन से बना देता हूँ, ठीक है। इसको द्वितीय ऊर्जा स्तर कहा गया, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ इसको तृतीय ऊर्जा स्तर कहा गया। अब मैं बात करता हूँ इसको चतुर्थ ऊर्जा स्तर कहा गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या होगा, जो ये याला वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, इसको एक होगा इसमें, तो 2 की पावर n 1 है। तो यहाँ पर अगर मैंने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, और क्या हो जाएगा आप लोगों के सामने, सबसे पहले वाले स्तर की ऊर्जा कितनी होगी, 2 होगी। दूसरे ऊर्जा स्तर कितनी होगी, 8 होगी। तीसरे ऊर्जा स्तर यानी तीसरे कक्षा की बात कर रहे हैं, देखो पहला दूसरा और तीसरा, इसकी एम की बात कर रहे हैं, तो एम में कितने अधिकतम हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। चतुर्थ की बात कर रहे हैं, जो ये एन होता है, तो एन में कितने होते हैं, 32 होते हैं। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। आपसे पूछेंगे कि बाह्यतम कोश को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो 2n स्क्वायर के द्वारा। ये प्रश्न बना है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। प्रथम ऊर्जा स्तर पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, ठीक है। इस चीज़ को बार बार समझ लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 होगी। दूसरे वाले में 8 होगी, फिर 18 होगी, फिर 32 होगी। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। आप ये चीज़ें, अगर आपको ये चीज़ें अगर अलग से पूछना है मेरे से, तो आप लोगों को क्या करना होगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। वहाँ पर मैं आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। देखो अभी ये हम लोग वीडियो क्या कर रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर बना रहे हैं। यदि आपको देखो अलग से पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए और वहाँ पर मैसेज कीजिए, मैं आपको अलग से बिल्कुल पढ़ा दूंगा। परंतु उस देखो ये चीज़ें ना एकदम तो समझ में आएंगी नहीं। 9th क्लास है, कोई ऐसा आसान बात तो है नहीं कि आप लोग बिल्कुल इसको समझ लेंगे। लगभग इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मेरा उद्देश्य क्या है, आप लोगों को सिर्फ राह दिखाना। मैं आपको राह दिखाऊंगा और उस राह को सरल बना दूंगा, ठीक है। परंतु आपको चलना पड़ेगा उस राह पे, और खुद एक अपनी किताब उठाइए और खुद पढ़ के देखिए। यदि आपको तब भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपके लिए बिल्कुल टेलीग्राम पर बैठा हुआ हूँ, आप वहाँ पर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। अभी 15 तारीख से जब हम फरवरी के बाद यहाँ पर मॉक टेस्ट करवाएंगे, तब आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ आज, क्योंकि ये चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, ठीक है। देखो मेन चीज़ क्या है, जो विद्यार्थी साइंस से रिलेटेड है वो ये सारी चीज़ समझ जाएगा। जो कॉमर्स का है, देखो कॉमर्स तो उसमें आएंगे ही नहीं, तो साइंस के ही स्टूडेंट आएंगे इसमें, तो इसमें पहले ही साइंस के स्टूडेंट आएंगे, तो सबको ये चीज़ें पता होती ही हैं। 9th क्लास में उन्होंने पहले से पढ़ा होगा। अगर ये पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको तब भी पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज में से क्या क्या आएगा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, सभी ज्ञात तत्वों में हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। याद रखना इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से
यहाँ पर कितना लिखा है 1836। इस चीज़ को देख लेना, 1836 गुना अधिक होता है। इस चीज़ को देखना, बहुत बार पूछा जाता है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है, 1836 हो रहा होता है गुना ज़्यादा। ठीक है, इस चीज़ को आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। हीलियम आवर्त सारणी दूसरा तत्व है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, यह विद्युत उदासीन होता है। हीलियम का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में 4 गुना अधिक होता है। इसका तात्पर्य है कि कोई अन्य कण उपस्थित होना चाहिए जिसके कारण परमाणु द्रव्यमान का आधा भाग उपस्थित होता है। इसी कारण पता लगा कि इलेक्ट्रॉन भी इसी कण के अंतर्गत पाया जाता है। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो होता है ना, ये कोई भी इसमें कोई भी आवेशित कण नहीं होता। प्रोटॉन आपका प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन आपका माइनस होगा और ये न्यूट्रल होता है। इसकी खोज चैडविक ने की थी। कब की थी? 1936 में की थी। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को 1932 में की थी। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। न्यूट्रॉन के बारे में देखो क्या लिखा है, यह विद्युत के उदासीन होते हैं, प्रोटॉन के समान भारी होते हैं। नाभिक प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों से मिलकर बनता है। हीलियम में नाभिक के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं जिस कारण इसका द्रव्यमान 4 गुना होता है। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं परमाणु क्रमांक की। देखो प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। परमाणु क्रमांक की परिभाषा पूछी जा सकती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, इसको याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। देखो एक मैंने आपसे कहा था, अब यहाँ से आप लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर समझ लीजिए। देखो ये क्या है, मैं एक चीज़ बिल्कुल ढंग से समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों का क्या है, ये परमाणु है। इस परमाणु का जो एक केंद्र है, इस केंद्र में आपके प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। ये माइनस का है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। और जो इसके कक्षा के चारों तरफ होंगे, जो स्थायी कक्षा में घूम रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। और जो ये प्रोटॉनों की संख्या होगी ना इसके केंद्र में, यही इसका परमाणु का क्रमांक कहलाएगा। आशा करता हूँ इस चीज़ को समझ गए होंगे। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। इस चीज़ को आप लोग समझ लेना, जिसको जेड से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? जेड से डिनोट करेंगे या यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। उदासीन परमाणु की स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी परमाणु क्रमांक माना जा सकता है। इस चीज को देख लेना। एक उदासीन परमाणु होगा, उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही परमाणु की संख्या कहलाएगी, परंतु सामान्य तौर पर प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब बात कर लेते हैं द्रव्यमान संख्या की। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? नाभिक में उपस्थित परमाणुओं में, जो नाभिक है, नाभिक में आपको पता है प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी उसी को उसका द्रव्यमान कहा जाएगा। मैंने पहले ही उसमें बताया था, केंद्र में द्रव्यमान होता है और ये द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अगर आपसे अब प्रश्न ये पूछा जाएगा तो ध्यान से सुनना कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे। ध्यान से सुनिए, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या टोटल में से, जिसमें टोटल में से प्रोटॉनों की संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या कर लेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का क्या आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पर अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या उसकी निकालनी है तो देखो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आपको टोटल प्रोटॉन, यहाँ पर द्रव्यमान निकालना है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, तो आपको सबसे पहले प्रोटॉनों की संख्या प्लस यहाँ पर और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को आप जब देखेंगे तो उसका द्रव्यमान निकल जाएगा। सबसे पहला आपको यहाँ से पता लग गया। जैसे हीलियम में मैंने बताया था ना, 2 + 2 यानी 4, 4 क्या है, इसका द्रव्यमान होगा। आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। दूसरा, आप लोगों से अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूं, कि अगर मुझे किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी? टोटल द्रव्यमान में से, टोटल जो मास है उसमें से मैं अगर प्रोटॉनों की संख्या घटा दूंगा तो आप लोगों की न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। आशा करता हूं इस चीज़ को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या, देखो मैंने अभी आपको बताया था ना ऊपर, तभी मैंने आपको परमाणु संख्या बताई,
परमाणु संख्या बताई जो प्रोटॉनों के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या मैंने बता दी आप लोगों को जो आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के आधार पर समस्थानिक और समभारिक के बारे में हम पता करते हैं। समस्थानिक क्या होता है? जिनकी परमाणु की संख्या, जैसे मान लीजिए जिसकी परमाणु संख्या तो समान होगी परंतु जो द्रव्यमान संख्या है वह भिन्न भिन्न होती है, इसी को समस्थानिक कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोनियम, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये आपसे पूछा जाता है। देखो मेन चीज़ क्या है, आप लोगों को अगर ये पता नहीं है तो आप लोग यहाँ पर दिक्कत में आ रहे होंगे। अगर मैं आपसे बात करूँगा हाइड्रोजन 1, ठीक है, तो 1 हो रहा होगा, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ऐसे करके ये क्या है, इस चीज़ को आप देखेंगे तो ये तो इसका द्रव्यमान है। क्या है? ये इसका द्रव्यमान है, ये इसका क्रमांक है। क्रमांक हमेशा नीचे होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, ऊपर साइड को आपके द्रव्यमान हो रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, हाइड्रोजन का प्रोटोनियम है, ये ड्यूटेनियम है, ये आपका ट्यूटेनियम है। इसमें क्या है, देखो ध्यान से देखो, इसमें परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु जो परमाणु द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न है। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। अब परमाणु संभारिक के अंतर्गत क्या होता है, इसका उल्टा होता है, जिसमें द्रव्यमान संख्या तो क्या होगा, बराबर होगी, समान होगी। देखो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या समान है, कैल्शियम की देख लो और आर्गन की देख लो। आर्गन 18 है, कैल्शियम 20 है, ये तो इसका परमाणु क्रमांक है। परंतु जब हम इसका यहाँ पर भार देखेंगे तो ये बराबर होता है, परंतु इसके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस चीज़ को आप, आशा करता हूँ इस चीज़ को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे, सब देखो ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर लिख भी रखा है। समस्थानिक, समस्थानिक में क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान आपके अलग अलग होंगे परंतु परमाणु क्रमांक समान होंगे। पर और समभारिक में जहाँ भारिक आ गया वहाँ पर समान द्रव्यमान होंगे परंतु भिन्न भिन्न परमाणु यहाँ पर संख्या हो रही होगी। अब यहाँ पर यह प्रश्न बन जाता है बहुत बार कि समस्थानिक के अनुप्रयोग यानी इसके यूज क्या हैं। इसके यूज क्या है, यूरेनियम के एक समस्थानिक U235 का उपयोग परमाणु भट्टियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक यानी C60 का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। घेंगा के उपयोग में आयोडीन के समस्थानिक आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। फास्फोरस का समस्थानिक P32 जिसका उपयोग हम लोग कृषि के रूप में किए जाते हैं। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। हाइड्रोजन की बात करूँगा तो देखो एक ही होता है, तो यहाँ पर देखो एक ही है तो इलेक्ट्रॉन K पर ही होगा, ठीक है, और एक हो रहा होगा। अब मैं हीलियम की बात करूँगा तो 2 आ जाएंगे। देखो ये क्या लिखा है, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। ध्यान से रखना। देखो अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक ये जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता के बारे में भी बताऊंगा अभी आगे। ये मैंने नहीं बताया परंतु यहाँ तक मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या है, एक है, इसका एक ही परमाणु क्रमांक है, एक ही द्रव्यमान संख्या है, प्रोटॉन की संख्या भी एक है, यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक है और के भी एक में है, ठीक है। अब मैं ऐसी बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। अब इसका दुगना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि मैंने द्रव्यमान आपको बताया था, द्रव्यमान आपका 8 + 8 यानी 16 हो रहा होगा। अभी ये चीज़ें हमारी जब हम 10th क्लास में पढ़ेंगे तो ये भी आपकी गलत हो जाएंगी जब आप जाएंगे Cl यानी 17 पर और 35.5 यहाँ आपका द्रव्यमान हो रहा होगा। इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास में जब आप लोगों को पूरा एक अलग से मॉडल तैयार होगा, ठीक है। अभी बस जहाँ तक समझा रहा हूँ बस उस चीज़ को आप अच्छे से यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ समझा रखा है, ध्यान से देखिए। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का किसी भी कक्षा में किस तरह से वह वितरण किया गया है। जैसे मान लीजिए आप लोगों की एक कक्षा होगी, मान लीजिए जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो कक्षा 4 के अंतर्गत
कुछ स्टूडेंट बैठाए जाते थे, ठीक है, उनकी अपनी ही पोजीशन हुआ करती थी, वो किस स्थान पर बैठाए गए हैं वह स्टूडेंट का विन्यास होता था। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों को किस स्थान पर कैसे रखा जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कैसे रखा गया है, 1 करके रखा गया है, हीलियम को 2 रखा गया है, अब यहाँ पर लिथियम का 3 रखा गया है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। देखो मेन चीज़ क्या है, आप लोगों को इस चीज़ को आपको अच्छे से देखना होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा, अगर मैं ऑर्गन की बात करता हूँ, ऑर्गन 18 होता है। 18 को कैसे करेंगे, 2 8, ठीक है, 10 हो गए। फिर उसके बाद क्या आएगा, आपका 8 आएगा। ध्यान से देखेंगे तभी ऑर्गन आपका क्या है। देखो अभी जब आप लोग इस चीज को देखेंगे ना, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस का क्या होता है, अंतिम कोष क्या होगा, या तो पूरा भरा होगा। पूरा भरने के लिए 2 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, या 18 होने चाहिए, या 32 होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो लास्ट में 8 ही हैं, तो ये आपका एक अक्रिय गैस हो जाएगी। ये मैं चीज़ें आपको अगले सेशन में करवाऊंगा जब मैं आपको 10th क्लास की केमिस्ट्री करा रहा हूँ, ठीक है। देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। परमाणु के अंतिम कोष यानी बाह्यतम कोष में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जितने भी लास्ट वाले, जैसे मान लो आपका Cl है, तो Cl में कितने होते हैं, 2 8 और 7। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, ये 7 जो है ना, क्या होगा आप लोगों का यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए, इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर संयोजकता क्या हो रही होगी, Cl की। ध्यान से देखें, ध्यान से देखेंगे तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता तो 1 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो रहे होंगे, ठीक है। क्लोरीन का, क्लोरीन को जब आप देखेंगे तो क्लोरीन में कितना होता है, 17 होता है। 2 8 और 7, ये इसका क्या है, ये इसके लास्ट की इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हैं। परंतु इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये पूरा का पूरा भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा, या फिर ये पूरा बंधन में हो जाएगा। इसलिए Cl को एक हाइड्रोजन की जरूरत होती है। जैसे ही इसको एक हाइड्रोजन मिल जाता है तो क्या होता है, ये एक अपना संपूर्ण रूप ले लेता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको कितने संयोजकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी उसको पूर्ण बनाने के, देखो पूर्ण बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, या तो 2 बनाइए या फिर 8 बनाइए। अब 8 कैसे बनाएंगे, अब जैसे 6 वाला है तो 6 को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 5 को 3 चाहिए, ठीक है, 5 को कितने चाहिए, 3 चाहिए। 4 को कितने चाहिए, 4 चाहिए। 3 को कितने चाहिए, 3 चाहिए, पूरा का पूरा बनाने के लिए, है ना। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। देखो संयोजकता कितनी होती है, 1 2 3 4 तक संयोजकता होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना, कभी कभी 5 भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। वैसे ज़्यादातर आप लोगों को 1 2 3 4 पर ही संयोजकताएं आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संयोजकता क्या है, किसी परमाणु द्वारा स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। मैंने कहा ना, किसी इलेक्ट्रॉन को अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो जैसे Cl है, Cl को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ही बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये लेना ही क्या कहला रहा है, इसकी संयोजकता। कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इसकी संयोजकता हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता तो इसकी 2 संयोजकता हो जाती है। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग मैं यहाँ 30 प्रश्न लाया हूँ, 1 लाइनर। आपको अगर ये पसंद आएंगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी हम इसको कर रहे होंगे। परमाणु किन मूल कणों से मिलकर बना है, यह मूल्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, मैंने पूरा बता दिया। सभी परमाणुओं का सार्वभौमिक अवयव कौन सा होता है, सबको बताया था मैंने। सार्वभौमिक अवयव प्रोटॉन होता है। धनात्मक किरणें कैनाल किरणें कहलाती हैं, मैंने इस चीज़ को बताया था। ऋणात्मक किरणें कैथोड किरणें कहलाएंगी। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कणों का आवेश में क्या अंतर होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। अभी आपको ये सिंपल लग रहे होंगे, परंतु जब ये एग्जाम में बनकर आते हैं तो वहाँ पर प्रेशर में ही आप लोग ये गलतियाँ कर जाते हैं। तभी मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से, एनोड किरणें मैंने आपको बता दिया प्रोटॉन से हैं। एक परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, ये किसने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था। इस चीज़ को देख लेना, एक परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, बता दिया मैंने। पूरा का पूरा मॉडल समझा चुका हूँ, तो ये छोटे प्रश्न तो आप लोग पूछना ही मत। मेन चीज़ क्या है, आप लोगों को जब मैंने पूरी चीज़ अच्छे से करवा दी है, जब मैंने पूरा रामायण बता दिया, तो आपको राम कौन थे ये पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये पूरी चीज़ें बता दी हैं। एक तत्व के कौन से गुण उसकी पहचान की जाती है, परमाणु संख्या से। सोडियम Z11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 2 8 1 होगा।
इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लेना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्रश्न बन जाते हैं। पोटेशियम एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या पर है, इस चीज़ को देख लेना। तो पोटेशियम आपको पता है 19 होता है, कैल्शियम आपका 20 होता है। तो ठीक है, हम यहाँ पर पोटेशियम दे रखा है तो मैं आपको कैल्शियम का बता देता हूँ। तो कैल्शियम का कैसे होगा, सबसे पहले कोष में 2 होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे कोष में 8 होंगे, 10 हो गए। फिर उसके बाद आप लोगों के कितने आएंगे, अंतिम कोष में 8 होंगे। तो यहाँ तक तो आर्गन हो गया, ठीक है। अगला वाला एन कोष फिर दोबारा से स्टार्ट होगा, एक ही है तो किसका हो जाएगा, पोटेशियम का। अगर यहाँ पर 2 पूरे फुलफिल करने हैं तो किसका हो जाएगा, कैल्शियम का हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ इस चीज़ को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। एक परमाणु द्रव्यमान निर्धारित करने वाले कणों का नाम लिखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन सा प्रयोग यह दर्शाता है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में है, रदरफोर्ड, ठीक है। याद रखना, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में है। ये किसने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था। ये किसने कहा था कि सारा का सारा जो इसका इलेक्ट्रॉन है, जो धनावेशित कण उसके केंद्र पर है, ये भी रदरफोर्ड ने कहा था, ठीक है। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। कार्बन 13 के 100 परमाणु की परमाणु द्रव्यमान इकाई का भार क्या होगा, तो इस चीज़ को देख लेना। 13 × 100 1300 AMU हो रहा होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। सोडियम आयन पर धन आवेशित और शून्य हो रहा होगा। सोडियम मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। क्यों यह यहाँ पर क्या होगा, धन आवेश क्यों होगा, जबकि सोडियम परमाणु पर जो आवेश होगा शून्य क्यों होगा, ये भी मैंने आपको पूरा अच्छे से देखो यहाँ समझाया था। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे। देखो ध्यान से इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को आप लोगों को आपको नहीं बताना, क्योंकि ध्यान से सुनिए, 2 8 और 1, ठीक है। ये 2 से तो इसने अपना स्थायित्व हासिल कर लिया और +1 है, यानी ये 1 को देने के लिए तैयार है। और NaCl इसलिए ही बनता है। Na का मतलब है 1 को दे सकता है, Cl 1 को ले सकता है, इससे ही ये यहाँ पर बन सकते हैं। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ, और आगे चलते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर एक अगला प्रश्न है आपके सामने। समस्थानिकों में कौन सी संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या मैंने पहले ही बताया। संभारिकों में कौन सा होगा, तो आपका भार हो रहा होगा, यानी द्रव्यमान हो रहा होगा। 2 रेडियो धर्मियों के समस्थानिकों के नाम देखो यहाँ पर साफ लिख रखे हैं, यूरेनियम 235 और कोबाल्ट 60, इससे घेंगा। देखो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। आयोडीन 131 का उपयोग घेंगा के लिए किया जाता है, ठीक है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु के लिए किया जाता है। सारी चीज़ें मैंने ऊपर आपको बता दी हैं। किस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या तात्पर्य है, किसी तत्व का परमाणु में उसके विभिन्न ऊर्जा स्तरों तथा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये मैंने पूरा बता दिया। कार्बन 12 क्या है, कार्बन का समस्थानिक, ठीक है। कार्बन 14, ठीक है। इस चीज़ को आप देख लेना। इलेक्ट्रॉनों का कितना कूलाम द्रव्यमान आवेश होता है, मैंने पहले बताया। ऋण आवेशित होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। प्रोटोनों पर धन आवेशित होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लेंगे। परमाणु की संरचना मैंने पूरा बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं परमाणु की संख्या। परमाणु की जो संख्या है यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है, मैंने पहले ही बोला था। परमाणु द्रव्यमान के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। समस्थानिक के अंतर्गत मैंने बता दिया था प्रोटोनों की संख्या है। संभारिक के अंतर्गत आप लोगों को परमाणु द्रव्यमान की संख्या बराबर मिलेगी और परमाणु क्रमांक की संख्या भिन्न भिन्न मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने पूरी अच्छे से बता दी हैं। आशा करता हूँ आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये पूरी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनी है, इसका रीज़न सिर्फ इतना ही है, आप लोगों के लिए सारी वीडियो बनाई जाती हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करेंगे। मिलते हैं हम लोग 5वें लेसन पर, जिसको हम लोग अब बायो की तरफ चलेंगे। देखो अब इसके बाद बायो आएगी, फिर उसके बाद हम लोग इसके फिजिक्स में चलेंगे, फिर उसके बाद हम इसके एनवायरनमेंट कर रहे होंगे, फिर हम 10th क्लास को करेंगे। ऐसे ही करके हम पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं। फरवरी 20 तारीख तक आपको कंप्लीट मिल जाएगा। उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। सभी विद्यार्थी हमारे साथ जरूर जुड़ें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, मैं बार बार बोलूँगा, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करें। आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों के लिए यहाँ पर फ्री प्रोवाइड कराई जा रही हैं क्लासें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।